हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। तो बच्चों हम कर रहे थे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो है बैंकिंग। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेंट्रल बैंक क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। जो सेंट्रल बैंक का लास्ट फंक्शन था वो था कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। जी, जो हमें बताता है कि जो सेंट्रल बैंक है आखिर वो हमारी कंट्री में क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करता है, मतलब मोटा मोटा मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। आज हम इसी के ऊपर पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक, यानी कि केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण। यानी कि हमारी कंट्री में जो क्रेडिट है या मनी सप्लाई है, जो सप्लाई ऑफ मनी है, उसको सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है, अब हम वो देखने वाले हैं। अब देखो, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए ना सेंट्रल बैंक के पास जो है दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसे बोलते हैं साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपकरण। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण। और एक होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जो होता है गुणात्मक उपकरण। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात करें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट यानी कि मात्रात्मक उपकरण होते कौन से हैं। इट फोकस ऑन ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। यह अर्थव्यवस्था की समग्र मुद्रा पूर्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारी इकोनॉमी में पूरी की पूरी सप्लाई ऑफ मनी है, यानी कि ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी को जो कंट्रोल करते हैं वो कौन करते हैं? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बच्चों, और जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस पर फोकस करते हैं? ये सिर्फ कुछ सेलेक्टेड सेक्टर में जितनी मनी सप्लाई है ना उन्हीं पर फोकस करते हैं। इतना क्लियर सब बच्चों को? तो बच्चों अब जो हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं यानी कि मात्रात्मक उपकरण, ये हमारे 6 तरह के ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारी कंट्री में पूरी की पूरी ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। अब एक एक करके देखते हैं ये कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जो हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं यानी कि मात्रात्मक उपकरण, उसमें जो हमारा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि खुले बाजार की क्रिया। अब देखो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है सेल एंड परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि देखो, जो गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज होती है ना उनको ओपन मार्केट में कौन सेल परचेज करता है? आरबीआई। किसके बिहाफ पर? गवर्नमेंट के बिहाफ पर। हिंदी में बोले तो सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी की बिक्री और खरीद, यानी कि सेल परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इतना क्लियर सब बच्चों को? अब बच्चों ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल करी जा रही है, परचेज करी जाती है, इनसे आखिर हमारी सप्लाई ऑफ मनी कैसे कंट्रोल हो जाती है वो देखते हैं। अब जो सप्लाई ऑफ मनी होती है उसे कंट्रोल करने के लिए ना हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारी कंट्री में क्या इन्फ्लेशन चल रहा है या डिफ्लेशन चल रहा है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो वो भी अच्छी कंडीशन नहीं होती, या फिर अगर डिफ्लेशन चल रहा है तो भी वो अच्छा नहीं होता कंट्री के लिए। मॉडरेट चलनी चाहिए सब चीज़ें। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल परचेज करके कैसे इन्फ्लेशन को ठीक कर सकता है, अब हम वो देखते हैं। देखो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज को लेगा और वो सिक्योरिटीज को सेल करेगा किसको? कमर्शियल बैंक को। और वो भी कमर्शियल बैंक अब आरबीआई से ये सिक्योरिटी खरीदेगा क्यों? ठीक है ना, आरबीआई भी तो कमर्शियल बैंक भी तो बोलेगा कि मैं आरबीआई से क्यों खरीदूं ये सिक्योरिटी। तो आरबीआई ना कमर्शियल बैंक को लालच देगा, बोलेगा ये ना सिक्योरिटी मैं तुझे डिस्काउंट में बेच रहा हूँ। मतलब कि अगर 500 रुपये की कोई सिक्योरिटी थी तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को उसे 400 रुपये में दे देगा। तो इससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक को सस्ते में सिक्योरिटी मिल जाएगी और इसे 100 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। इस चक्कर में क्या करेगा, ये आरबीआई से बहुत सारी सिक्योरिटीज खरीद लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कमर्शियल बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट होंगी वो कम हो जाएंगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा कहाँ यूज़ कर लिया? सिक्योरिटीज़ को परचेज करने में, जिसकी वजह से क्या हुआ? टोटल डिपॉजिट कम हो जाएंगी। और अगर टोटल डिपॉजिट कम हुई तो कमर्शियल बैंक की जो मनी क्रिएशन पावर होती है, ठीक है, यानी कि कंट्री में जो लोन बांटने की पावर होती है, लोन प्रोवाइड करने की जो पावर होती है वो कम हो जाएगी। क्योंकि कमर्शियल बैंक कितना लोन बांट सकते हैं वो पूरा डिपेंड करता है किस पे? उनकी डिपॉजिट पे। अब अगर उनकी डिपॉजिट कम हो गई तो उनकी मनी क्रिएशन की पावर कम हो जाएगी। मनी क्रिएशन की पावर कम हो गई तो कंट्री में क्या होगा? सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर कमर्शियल बैंक लोन ही नहीं बांट पाएंगे आगे लोगों को तो हमारी कंट्री में पैसा कैसे सर्कुलेट होगा? ठीक है, अगर सप्लाई ऑफ मनी कम हुई तो मतलब क्या होगा? लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा। लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा तो वो क्या? खर्चा कम कर पाएंगे, और जितना खर्चा कम कर पाएंगे उतना ही हमारी कंट्री में क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। आपको समझ आइए इन ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन्फ्लेशन कैसे ठीक हुआ? अगर डिफ्लेशन का केस चलेगा तो क्या होगा? इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। आरबीआई क्या करेगा ना, कमर्शियल बैंक से ये सिक्योरिटी परचेज कर लेगा, बट इस बार ये डिस्काउंट पे परचेज नहीं करेगा आरबीआई, इस बार ये एट पार परचेज करेगा। एट पार मतलब अगर 500 रुपये की सिक्योरिटी थी ना तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को उस सिक्योरिटी के लिए 500 रुपये ही देगा। मतलब देखो हुआ क्या, इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी सेल करी
किस पे, डिस्काउंट पे, यानी कि 500 रुपये की सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक को आरबीआई ने 400 में दे दी। बट जब डिफ्लेशन का केस, तो आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंक मुझे मेरी सिक्योरिटी वापस कर। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक बोलेगा हाँ ले ले, 500 रुपये की सिक्योरिटी थी, मैं तुझे पूरे 500 में दे दूंगा। ठीक, आरबीआई बोलेगा यार मैंने तुझे डिस्काउंट में दी थी बट तू तो मेरे से पूरे में ले रहा है। तो कमर्शियल बैंक कहेगा मेरी मर्जी, 500 रुपये की सिक्योरिटी है, आपको वो 500 में ही लेनी पड़ेगी। यानी कि आरबीआई क्या करता है, एट पार वैल्यू पे कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी परचेज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देगा, कमर्शियल बैंक आरबीआई को सिक्योरिटी देगा। ठीक, यानी कमर्शियल बैंक के पास पैसा आया, उनकी टोटल डिपॉजिट इंक्रीज हो जाएगी, टोटल डिपॉजिट इंक्रीज हुई, कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा, तो उनकी मनी क्रिएशन पावर बढ़ जाएगी। मनी क्रिएशन पावर जैसी इंक्रीज होगी तो वो ज़्यादा लोन बांट सकते हैं कंट्री में, जितना ज़्यादा लोन बांटेंगे कंट्री में उतना सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। ठीक, और जितनी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी लोगों के पास उतना ज़्यादा पैसा होगा कंट्री में, और लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतना खर्चा करेंगे, और जितना ज़्यादा खर्चा होगा कंट्री में उतनी डिमांड जनरेट होगी प्रोडक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, और डिफ्लेशन जो होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। आई होप कि आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। जो हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है कैश रिजर्व रेशियो, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जिसे बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है बच्चों, ये क्या है, मिनिमम % ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम सीधा देखते हैं कि आखिर इससे जो है हमारे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे ठीक किया जाता है और सप्लाई ऑफ मनी कैसे कंट्रोल करी जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखो इन्फ्लेशन का अगर केस होगा तो आरबीआई क्या करेगा ना, सीआरआर का रेट को बढ़ा देगा। यानी कि अगर पहले सीआरआर 4% था तो आरबीआई बोलेगा 5% कर दो इसे। ठीक है, अब जिसकी वजह से क्या होगा, कमर्शियल बैंक जो पहले आरबीआई के पास अपनी टोटल डिमांड डिपॉजिट का 4% जमा करता था, अब उसे 5% जमा करना पड़ेगा। मतलब कमर्शियल बैंक के पास जितनी भी टोटल डिपॉजिट थी अब वो उसके पास कम हो जाएंगी। अगर उसकी टोटल डिपॉजिट कम होगी तो वो कंट्री में लोन कम बांट सकता है। ठीक है, और जितना लोन कम बांटेगा वो उतनी ही सप्लाई ऑफ मनी कम होगी, और जितनी सप्लाई ऑफ मनी कम होगी उतना ही इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। देखो सप्लाई ऑफ मनी कम होने से क्या हुआ कि लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो खर्चा कम कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। और जितना खर्चा कम होगा इकोनॉमी में उतनी ही डिमांड जो है कम जनरेट होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, और जितनी कम डिमांड होगी उतना ही क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होता चलाया जाएगा। इतना क्लियर सब बच्चों को। डिफ्लेशन के केस में क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा, आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को इस बार कम कर देगा। यानी कि अगर पहले 4% था ना तो इस बार वो 3% कर देगा। यानी कि कमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिमांड डिपॉजिट का अब कम पोर्शन जो है आरबीआई के पास जमा कराना है, जिसकी वजह से क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास जो है टोटल डिमांड डिपॉजिट वो ज़्यादा बचेंगी। यानी कि उसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर टोटल डिमांड डिपॉजिट ज़्यादा है तो सप्लाई ऑफ मनी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हुई तो लोगों के पास क्या होगा, पैसा खर्च करने के लिए ज़्यादा होगा। वो जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतनी ज़्यादा कंट्री में डिमांड जनरेट होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जनरेट होगी उतनी ज़्यादा, और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इतना क्या पे हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन और कैश रिजर्व रेशियो अच्छे से क्लियर हो जाता है। चलो अब जो हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि एसएलआर, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। और हाँ बच्चों, अगर किसी ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं इस चैप्टर के तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, आई एम श्योर। आप पहले क्या कीजिए, पुराने लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इसे आके देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है। ये देखो होता क्या है, ये क्या है, फिक्स्ड परसेंट है किसका, टोटल एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक से भी, मतलब कमर्शियल बैंक जो उन्हें किस में रखना पड़ता है, लिक्विड एसिड। लिक्विड एसिड कौन सी एसिड होती है, जो बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट करी जा सकती है। यानी कि देखो हिंदी में क्या लिखा है, वाणिज्यिक बैंकों की कुल परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत जिन्हें उन्हें तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है। यानी कि लिक्विड एसिड, लिक्विड एसिड कौन सी एसिड होती है, जिन्हें बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट करा जा सकता है। अब देखो लिक्विड एसिड में यानी कि तरल परिसंपत्तियों में आता क्या क्या है, सबसे पहले आता है कैश। ठीक है, यानी कि नगद। सिंपल सी बात है यार, कैश ही तो सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद आता है गोल्ड। गोल्ड भी बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, अगर आप किसी को भी गोल्ड बेचने जाओगे तो वो आपको उसके बदले में पैसे दे देगा, आप गोल्ड को भी बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरा आता है अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी, यानी कि भार मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियाँ। ठीक है, ये थोड़ा नाम अजीब सा है, अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी मतलब होता है कि बैंक के पास ना बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं, जैसे किसी ज़मीन के पेपर हो गए या और किसी सिक्योरिटी हो, और बाकी कोई सिक्योरिटी हो गई, तो जो बैंकों के पास होती है नॉर्मली। ठीक है, वो क्या होती है, अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी, और बैंक उन सिक्योरिटी को बेच के कभी भी पैसे में कैश में कन्वर्ट कर सकता है। इतना क्लियर सब बच्चों को। ये होता है हमारा एसएलआर। और एक चीज़ देखना, जो हमारा सीआरआर था ना, वो भी कहता मिनिमम परसेंट था टोटल डिमांड डिपॉजिट का, बट जो एसएलआर है ना वो मिनिमम ऑफ एक फिक्स्ड परसेंट है किसका, टोटल एसेट का। इतना क्लियर सब बच्चों को। और जो एसएलआर होता है वो भी आरबीआई ही फिक्स करता है, बट
जो CRR था वो कमर्शियल बैंक को RBI के पास जमा करना होता था, और ये जो SLR होता है ये रेट भी RBI फिक्स करता है, बट इसे जो है ना कमर्शियल बैंकों को RBI के पास जमा नहीं करना होता। ये एक फिक्स्ड % कमर्शियल बैंक को अपने पास ही मेंटेन करके रखना पड़ता है। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब देखो अगर इन्फ्लेशन चल रहा है कंट्री में क्या होगा, जैसे आपने CRR देखा था ना, बिल्कुल सेम होगा। RBI क्या करेगा, SLR को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कमर्शियल बैंक की टोटल एसिड कम हो जाएंगी। कमर्शियल बैंक की टोटल एसिड कम होगी तो उनके कैश भी कम हो जाएगा, और अगर उनका कैश कम हुआ तो वो लोन कम दे सकते हैं। लोन जितना कम देंगे उतनी सप्लाई ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाएगी, और हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। मैं अब यहाँ पे थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैं CRR और ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये चीज़ हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में देख ली है। डिफ्लेशन के केस में क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा। RBI क्या करेगा, SLR को कम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कमर्शियल बैंकों के पास टोटल एसिड ज़्यादा होगी। टोटल एसिड जितनी ज़्यादा होगी उनके पास उतना ही ज़्यादा कैश होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा कैश होगा उनके वो सप्लाई ऑफ मनी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो लोन ज़्यादा बांट सकते हैं, और वो जितना लोन बांट सकते हैं उतना ही लोन जो है हमारी कंट्री में डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर लोगों के पास लोन ज़्यादा जाएगा उनके पास ज़्यादा कैश होगा, वो ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो है इंक्रीज़ होगी, और जितनी ज़्यादा डिमांड उतना ही ज़्यादा हमारा जो है डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इतना क्लियर सब बच्चों को। हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट आता है वो क्या है, देखो ये क्या है, बैंक रेट यानी कि बैंक दर। अब ये क्या होता है, ये क्या है, एक ऐसा रेट है जिस पर जो सेंट्रल बैंक है ना कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि लंबे समय के लिए। अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है और जो उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट रेट होगा ना उसे बोला जाता है बैंक रेट। इतना क्लियर सब बच्चों को। यानी कि केंद्रीय बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ऋण यानी कि लोन प्रोवाइड करता है, उस रेट को क्या बोला जाता है, हमारा बैंक रेट। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब देखो बैंक रेट से सप्लाई ऑफ मनी कैसे कंट्रोल होगी। मान के चलते हैं हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन का केस चल रहा है। अगर इन्फ्लेशन का केस है यानी कि देखो RBI क्या करेगा, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। मतलब कि देखो अगर कमर्शियल बैंक को पहले RBI से लोन लेना था तो वो मान के चलो 5% पे मिल जाता था, बट RBI ने इस बार क्या करा, रेट इंक्रीज कर दिया, मान के चलो 5 से 7% इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज इन द मार्केट। अब देखो अगर कमर्शियल बैंक को RBI से लोन ही ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिल रहा है तो वो आगे पब्लिक को भी तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन बांटेगी। सिंपल सी बात है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। इतना क्लियर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब होता है कि हमने अगर कोई भी लोन लिया है उस पर जो भी हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वही तो हमारी कॉस्ट है। कि अगर मान के चलो मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया, उस पर मैं 7% का इंटरेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो 1 लाख रुपए यूज़ करने के लिए मैंने जो 7% का इंटरेस्ट यानी कि 7,000 रुपये दे रहा हूँ वो मेरी कॉस्ट तो हुई, तो उसे बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पब्लिक के पास लोन कम पहुँचेगा। लोन कम पहुँचेगा मतलब क्या है कि अगर देखो इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ा, इंटरेस्ट रेट अगर RBI ने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, कमर्शियल बैंकों को ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा और वो आगे भी लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन बांटेगी। और पब्लिक क्या करेगी यार, ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन कम लेगी, ठीक है। या तो लेगी नहीं या क्या करेगी, वो कम लोन लेगी, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। डिफ्लेशन के केस में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। RBI क्या करेगा, बैंक रेट कम कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। अब देखो इंटरेस्ट रेट अगर कम हो गया ना तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने अभी आपको बताया ना कि हमें कितने इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, वो हमारा कम हो जाएगा। और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम यानी कि इंटरेस्ट रेट कम है तो लोगों को क्या लगेगा कि यार अब तो सस्ते में पैसा मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे बैंकों से। ज़्यादा लोन लेंगे तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी, और सप्लाई ऑफ मनी अगर इंक्रीज हुई तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इतना क्लियर सब बच्चों को। बच्चों हमने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट देख लिए अब तक। सबसे पहले देखा ओपन मार्केट ऑपरेशन, फिर देखा CRR, फिर देखा SLR, अब देखा हमने बैंक रेट, और अब आता है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट भी बैंक रेट की तरह ही होता है, बस छोटा सा एक डिफरेंस होता है। देखो ये क्या है, रेट एट विच सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, बट किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। बैंक रेट क्या था, जिस रेट पे लॉन्ग टर्म लोन दिया जा रहा था उसे बैंक रेट बोलते थे। बट अगर हमें शॉर्ट टर्म लोन ले रहा है कमर्शियल बैंक, शॉर्ट टर्म लोन में देखो बुक में वैसे टाइमिंग नहीं बताइए कितने टाइम के लिए लिया जाता है शॉर्ट टर्म, बट एक्चुअल में जो शॉर्ट टर्म लोन होता है ना वो 2 या 3 हफ्ते के लिए चलता है। यानी कि अगर शॉर्ट टर्म लोन लेता है कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से तो उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट रेट होता है ना उसको बोला जाता है रेपो रेट। इतना क्लियर सब बच्चों को। यानी कि देखो केंद्रीय बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है अल्पकालीन स्थिति के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, रेपो रेट। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है कमर्शियल बैंक ने तो उस पर क्या लगेगा, रेपो रेट। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो उस पर लगेगा बैंक रेट। हिंदी में भी इसे रेपो दर बोला जाता है। इतना क्लियर सब बच्चों को। तो बच्चों भी देखो क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीपर्चेज रेट, यानी कि इसे पुनः खरीद दर भी कहा जाता है।
यानी कि देखो रीपर्चेज रेट क्या होता है, यानी कि पुनः खरीद दर क्या होता है, इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पे आरबीआई है, ये है हमारा एसबीआई। आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक। एसबीआई क्या है, कमर्शियल बैंक। तो अब देखो एसबीआई जाता है आरबीआई के पास, वो कहता है मुझे ना शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, ठीक है। आरबीआई कहता है मिल जाएगा। अब देखो जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिलेगा उस पर आपको मैंने अभी क्या बताया, रेपो रेट लगता है, ठीक है। अब आरबीआई ने क्या करा ना, कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे दिया। बट आरबीआई जब भी ऐसे लोन देता है ना शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो खाली लोन नहीं देता, वो एसबीआई से यानी कि जो भी कमर्शियल बैंक है उससे क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने पास ले लेता है, ठीक है। यानी कि आरबीआई क्या करता है ना, एक एग्रीमेंट करता है कौन सा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करने का। आरबीआई ने पैसे दिया, एसबीआई ने क्या करा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को दे दी। तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आरबीआई एसबीआई से सिक्योरिटीज परचेज कर रहा होता है और एसबीआई के पास क्या चला जाता है, पैसा चला जाता है। और कि जितने भी टाइम पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, यानी कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना, जितने भी टाइम पीरियड का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद उसमें लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि 1 महीने बाद, अगर 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 महीने बाद क्या होगा ना, एसबीआई सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई को पैसा देगा वापस, और आरबीआई क्या करेगा, एसबीआई को उनकी सिक्योरिटीज वापस कर देगा। यानी कि एसबीआई क्या करेगा ना, अपनी सिक्योरिटीज को दोबारा से रीपर्चेज कर लेगा। इसलिए इसे बोला है रीपर्चेज रेट भी बोला जाता है, यानी कि पुनः खरीद दर भी बोला जाता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों इधर देखो क्या लिखा है, केसेस ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आर सेम एज बैंक रेट। यानी कि देखो जो भी यहाँ पे कि हमारे केसेस होंगे ना, इन्फ्लेशन के हो या डिफ्लेशन के हो, जैसे हमने बैंक रेट में देखे थे ना, वो वैसे ही सेम रहेंगे। इसलिए मैंने आपको बैंक रेट के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था। अगर देखो आरबीआई इन्फ्लेशन के केस में होगा, जैसे बैंक रेट बढ़ रहा है तो रेपो रेट भी बढ़ेगा। डिफ्लेशन के केस में बैंक रेट कम हो रहा है तो रेपो रेट भी कम ही होगा, बिल्कुल सेम रहने वाला है। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब हम चलते हैं अपने सीधा अगले इंस्ट्रूमेंट पर जो आता है, और वो इसका लास्ट इंस्ट्रूमेंट भी होने वाला है, रिवर्स रेपो रेट यानी कि विपरीत रेपो दर। अब ये कौन से रेट होता है, देखो इसका मतलब है रेट एट विच सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक। यानी कि देखो जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उनका बैंक अकाउंट का होता है, सेंट्रल बैंक के पास होता है। तो अगर देखो कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक के पास अपना अकाउंट ओपन कराया है और वहाँ पे अपने पैसे जमा करे हैं, तो सेंट्रल बैंक ना उन्हें इंटरेस्ट भी देता है। जैसे आपको अगर आप अपना पैसा किसी भी बैंक में जाके जमा कराते हो, सेविंग अकाउंट में जमा करते हो, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है ना। ऐसे ही अगर कमर्शियल बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा कराते हैं ना, यानी कि डिपॉजिट करते हैं, तो सेंट्रल बैंक भी उन्हें उस पैसे पर इंटरेस्ट देता है। और वो जो इंटरेस्ट होता है उसे बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। इतना क्लियर सब बच्चों को। यानी कि केंद्रीय बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से जमाएं स्वीकार करता है उसे क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट। इट इज ऑल्सो कोल्ड एज रिवर्स रीपर्चेज रेट। जैसे हमने रेपो रेट को क्या बोलते थे, रीपर्चेज रेट, ऐसे ही हमारा जो रिवर्स रेपो रेट होता है ना उसे बोलते हैं रिवर्स रीपर्चेज रेट, यानी कि विपरीत पुनः खरीद दर। इतना क्लियर सब बच्चों को। और वहाँ वही जैसे यहाँ सेम केस था, जैसे शॉर्ट टर्म लोन के टाइम पे क्या हो रहा था, आरबीआई पैसा दे रहा था एसबीआई को, एसबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा था आरबीआई को। यहाँ पे क्या था, रिवर्स रेपो रेट में क्या है, डिपॉजिट चल रही है, तो यानी कि क्या होगा, एसबीआई क्या करेगा, अपना पैसा आरबीआई को देगा डिपॉजिट के रूप में। आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगा एसबीआई को, और एक कॉन्ट्रैक्ट करा जाएगा जिसमें क्या होगा, एक टाइम के बाद आरबीआई क्या करेगा, एसबीआई से ये सिक्योरिटीज वापस ले लेगा और एसबीआई का पैसा उसे वापस कर देगा। इसलिए इसे रिवर्स रीपर्चेज रेट भी बोला जाता है। और रिवर्स रेपो रेट के भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के केस सेम रहेंगे जैसे बैंक रेट के थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ बैंक रेट के बनाए और यहाँ पे दोबारा नहीं ड्रॉ करा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब तक हमने जितने भी 6 इंस्ट्रूमेंट देखे थे वो थे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जो कंट्री की ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। अब देखो हमारे ना एक होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी कि गुणात्मक उपकरण, जो हमारी कंट्री में ना ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं करते, कुछ सेलेक्टेड सेक्टर होते हैं उन पे फोकस करते हैं बस। अब इसमें ना हमारे सिर्फ तीन इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, सीमांत आवश्यकता। ये क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर फॉर लोन एंड द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड। यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है कि अगर मैंने लोन लिया है बैंक से, मान के चलो मैंने 50 लाख का लोन लिया बैंक से, ठीक, और उस लोन को लेने के लिए मैंने बैंक को जो है ना 60 लाख रुपए की सिक्योरिटी ऑफर करी। मेरे पास कोई जमीन थी जिसकी वैल्यू 60 लाख रुपए थी, वो मैंने बैंक के पास गिरवी रख दी और मुझे 50 लाख का लोन मिल गया। देखो सिक्योरिटी ऑफर करी 60 लाख की, लोन मिला 50 लाख का, तो डिफरेंस 10 लाख का जो आया ना वो होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। इतना क्लियर सब बच्चों को। इससे अभिप्राय बैंक द्वारा दिए गए ऋणों तथा ऋणों के लिए प्रदान की गई जमानत वाली वस्तु की वर्तमान मूल्य के अंतर से है। जो ऊपर इंग्लिश में लिखा है वही नीचे हिंदी में लिखा है। इतना क्लियर सब बच्चों को। इसके लिए मैंने एग्जांपल बताया था कि हमने लोन लेने के लिए कोई सिक्योरिटी ऑफर करी है जिसकी वैल्यू है 50 लाख, बट हमें लोन मिला है सिर्फ 40 लाख का, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितने की होगी, 10 लाख की हो जाएगी। ये होता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब देखो हमारे कोर्स में ना क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के नाम पे सिर्फ मार्जिन रिक्वायरमेंट ही है,
इसके अलावा 2 इंस्ट्रूमेंट और होते हैं, एक होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट और एक होता है मॉरल सुसेशन। वैसे ही सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ नॉलेज के लिए, इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखो राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होती है, यानी कि साख की राशनिंग। इसका मतलब होता है काफ़ी बार ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोन तो लेते हैं बैंकों से, बट वो किस लिए लेते हैं, ताकि जुआ खेल सकें, गैम्बलिंग कर सकें, यानी कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ कर सकें, उसके लिए वो लोन लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ना आरबीआई क्या करता है, लिमिट लगा के रखता है कि अगर कोई भी पर्सन आके ऐसे किसी काम के लिए लोन ले रहा है तो उसे एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा लोन नहीं दिया जा सकता, यानी कि उसके ऊपर कोटा लिमिट फिक्स होती है, उसे बोला जाता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इतना क्लियर सब बच्चों को। थर्ड होता है मोरल सुसेशन, यानी कि नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव मतलब क्या होता है कि जो लोन बांटने का प्रोसेस है ना वो कैसा है। अगर मान के चलो इन्फ्लेशन चल रहा है कंट्री में, यानी कि लोगों के पास बहुत पैसा है, यानी कि महंगाई चल रही है कंट्री में, तो हमें क्या करना होगा, कंट्री में सप्लाई ऑफ मनी को कम करना होगा। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, जो लोन बांटने का प्रोसेस है ना उसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया जाएगा, ताकि लोग जो है ना परेशान होकर खुद ही लोन ना लें। ठीक, तो वो होता है मोरल सुसेशन। वहीं अगर डिफ्लेशन चल रहा है, यानी कि लोगों के पास पैसे की कमी है, तो वो क्या करेंगे, जो लोन बांटने का प्रोसेस है ना उसको बहुत ज़्यादा लिबरल कर देंगे, ताकि लोग जो है आसानी से लोन ले सकें। इतना क्लियर सब बच्चों को। तो बच्चों यहाँ पे आके हमारा पूरा मनी चैप्टर भी खत्म हो गया है, बैंकिंग चैप्टर भी अच्छे से खत्म हो जाता है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं उनके नोट्स आप अपनी कॉपी में उतारिएगा, ये आपको नोट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार अपनी बुक से रीड लीजिएगा ताकि आपके और कोई भी डाउट ना रहे। मैं मिलूंगा आपको सीधा अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।